है शोर जमाने में बहुत, उठाओ कोई साज, किशोर को चीरती हुई कोई आवाज दिलों तक पहुंचे। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करा रहे हैं, सुभाष दीक्षित जी। वायलिन के स्वरों को छेड़ते हैं तो वे स्वर आपके दिलों तक पहुंच जाते हैं। सुभाष जी, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आपका स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि वायलिन, इतने सारे वाद्यों में आपने वायलिन को ही क्यों चुना? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। धन्यवाद आपको। आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में स्थान दिया, सबसे पहले तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। और आपका जो पहला ये प्रश्न है, इस पर हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले हमने गाना शुरू किया, गाना सीखना शुरू किया मतलब। और उसके बाद ये एक ऐसा वाद्य हमें समझ में आया जो दूसरे वाद्यों की अपेक्षा ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा लोकप्रिय है। और गले की जो बहुत सारी बातें हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा गाने की जो चीज़ें मने हैं, वो सब वायलिन पे ज़्यादा उतर जाती हैं और वो ज़्यादा गाने के करीब है, इसलिए हमने उसको वायलिन को तो आपने वायलिन सीखना कब शुरू किया शुरू था? हमने करीब 10-11 साल की एज से शुरू किया। गाना तो हमारा चलता ही रहा, जी। लेकिन वायलिन पिताजी ने खरीद के दे दी थी, एक छोटी वायलिन, तो बजाते रहे और सीखते रहे कहीं कहीं जैसा जैसा समझ में आया। क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, यहाँ पे वायलिन का कोई ऐसा प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं था। धीरे धीरे जैसा जिसने बता दिया, किसी ने थोड़ा बताया, कोई जो बजाता उनने बता दिया, ऐसा करके करीब करीब 7-8 साल तक उस तरह का चलता रहा। बजाते रहे, कभी कुछ गलत भी होता रहा, कुछ ठीक भी होता रहा, ऐसा करते करते फिर वो परीक्षाएं वगैरह दी, तो उससे फिर आगे बात बनती गई थोड़ी। आपका कोई गुरु जिसको आपने माना? हाँ, हमारे गुरु हैं, एक तो वायलिन के वो आर के सबलोग जी हैं, जी जी। जबलपुर में हैं, सीनियर, बहुत सीनियर हैं। उसके बाद फिर दिल्ली में रहे, दिल्ली में आकाशवाणी दिल्ली में सत्यदेव पवार रहे, जी जी। उनसे सीखा। उसके बाद फिर जब हमारी पोस्टिंग आकाशवाणी में हो गई, उसके बाद नागपुर में, मतलब पहली पोस्टिंग थी 88 में, 1988 में हमारी ज्वाइनिंग थी, 1 अक्टूबर 88 की। उसके बाद 5 साल रहे, तो वो वायलिन के बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट थे। उन्होंने फिर बहुत सी बाकी जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं वो बताई। इस तरह से इम्प्रूव होता गया फिर। और वो बात एक होती है जो कला के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने भी सुनी होगी, वो गुलाम अली से किसी ने एक बार प्रश्न पूछा कि आपके इस जो गाना है इसका रहस्य क्या है, तो उन्होंने बोला सुनिया सीखिया और परखिया। ये आर्ट आर्ट में सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद आप सीखिए और अपने को भी परखिए, फिर आप इम्प्रूव करोगे अपने आप के हमारे में क्या कमियां हैं, उसको हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों, सुना, सीखा और परखा, यहाँ से अपने आप में इम्प्रूव होते जाते हैं, अपने तरीके से हाँ, मंझते बिल्कुल चले बिल्कुल। जाते हैं। और तारों पे धनु जब अपने तरीके से आता है तो एक स्वर उठता है जो निश्चित तौर पर उस आवाज से जोड़ देता है, जहाँ पर कहीं न कहीं प्रार्थनाओं के स्वर मिलते हैं, जहाँ अज़ान के स्वर मिलते हैं, जहाँ मंदिर की घंटी की आखिरी गूंज तक पहुंच जाते हैं। ये एक तरीके का संगीत का एक अपना वो है जो कि लोगों को छू लेता है। सुभाष जी, हम आपसे थोड़ा सा और चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को
कितने बड़े कलाकारों के साथ आपने संगत की है और किस तरीके से संगीत की इस यात्रा के कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए हैं जहां आपको लगा कि संगीत जो है दुनिया में एक अलग चीज है जो लोगों को सरहदों से भी जोड़ देता है, सरहदों के आर पार भी संगीत के स्वर बिखर जाते हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमने बहुत कलाकारों के साथ रेडियो में तो लोग आते रहते हैं, इसलिए बहुत कलाकारों के साथ मौका आता रहा बजाने का। तो हारमोनियम भी बजाते हैं हम, हारमोनियम भी बजाया और वायलिन तो बजाते ही हैं, बजा ही रहे हैं मतलब। तो हमें ऐसे कुछ बड़े कलाकारों के साथ बजाने का मौका मिला, जिसमें जो अभी आपके मने जाने पहचाने लोग हैं, उसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन के साथ हमने बजाया है प्रोग्राम में, यहाँ जबलपुर में ही बजाया था, मानस भवन में बजाया था। करीब पूरा 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें बजाया था हमने गज़लों में। और कलाकारों के साथ क्लासिकल में बजाते रहे बहुत जगहों पे। अजय चक्रवर्ती जो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके साथ हारमोनियम वगैरह बजाया है। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो लाइट म्यूजिक अच्छा गाते हैं, प्रकाश पारनेरकर हैं। और यहाँ जबलपुर में तो अभी जो सबसे अच्छा नाम है उनमें तापसी नागराज का नाम बहुत अच्छा है। हैं। सुभाष जी, एक प्रश्न बहुत जरूरी सा है जो कि मैं जानना चाहता हूँ। लतीफ़ खान साहब सारंगी हाँ हाँ, वो के तो बड़े जाने माने उस्ताद सवाल में, थे हाँ, और अब्दुल बहुत लतीफ़। अच्छे, अब्दुल लतीफ़, हाँ, जो भोपाल के रहने हाँ वाले। हाँ सारंगी और वायलिन में क्या कुछ बारीक सफर? हाँ, बहुत है फर्क। बारीक सफर में मतलब बारीक फर्क तो है निश्चित रूप से। क्या है कि सारंगी वैसे तो बोइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो बो से ही बजता है, जी ये भी बो से बजता है। लेकिन सारंगी में क्या है, गले की बातें जो तान वगैरह हैं वो तो अच्छी आती हैं, वायलिन में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सारंगी में वो जो गमक मीड़ का काम है, उसके अलावा जो बोइंग के कुछ काम है वो उसमें नहीं आ पाते हैं। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये बेसिकली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। इसका आविष्कार बोलें, क्या खोज बोलें, जो भी बोलें, वो इटली में हुआ है इसका। तो इसलिए उसको वेस्टर्न ही था। ये इंस्ट्रूमेंट तो वेस्टर्न है, विदेश से आया है, यहाँ का नहीं है। उसके पहले यहाँ के ऐतिहासिक जो कुछ पुराने गज से बजते थे वाद्य वो अलग थे, लेकिन वायलिन तो बाद में ही आया है यहाँ। तो अंग्रेज लोग जब आए तब उसके बाद उसका ज़्यादा प्रचार हुआ। और साउथ में ये बहुत ज़्यादा चलता है, साउथ में सारंगी बिल्कुल नहीं चलती। साउथ में दो तरह का इसका वो है, हाँ हाँ हाँ, दक्षिण भारत का जो संगीत है अपना, उसमें उसमें वायलिन बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और उसमें इसमें क्या है कि वेस्टर्न ढंग से बजाना है और उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है मैंने उसको, इस इंस्ट्रूमेंट को। और दूसरी चीज़, सारंगी में एक आवाज़ थोड़ी सी ऐसी सीरियस टाइप की आती है, मुख्य बात यह है। जी जी हाँ, उसमें एक अलग टाइप की आवाज़ आती है, थोड़ी सी बैठी हुई जैसी। और जी वायलिन में वो चीज़ रिफाइंड होके आती है, क्योंकि सारंगी जो है वो इसमें चमड़े का वाद्य, उसमें चमड़े का वो लगा रहता है उसमें नीचे, और घोड़े के बाल से बजता है वो। उसका गज भी थोड़ा अलग तरह का रहता है और वो तर्व रहते हैं उसमें। तो इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग बैठी बैठी टाइप की आती है। वायलिन में वो चीज़ इन्होंने इकोसिस्टम इसलिए अच्छा कर दिया क्योंकि इसमें पूरा होलोनेस बनी रहती है ना, ये पूरा चारों तरफ से पोला है एकदम, इसलिए वो उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आती है। और आगे तक के जो स्वर हैं, माने ऊपर तक के वेस्टर्न स्टाइल से जो लोग बजाते हैं, उसमें ये ज़्यादा गाने के करीब। और गतकारी जो एक बजती है वाद्यों में, झाला वगैरह बजाना है, उसमें वायलिन में ज़्यादा अच्छे से बज पाता है, सारंगी में वो बात नहीं आ पाती। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, ये जो वायलिन है ये इटली का वाद्य यंत्र है, हाँ, इटली में लेकिन इजाद हुआ था। इसकी जो अप्रोच है, जो पहुंच है, वो हमारे देश तक आई और हमारी ही भारतीय संगीत परंपरा में ये घुल मिल गया। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो वायलिन हिंदी सिने संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा है उसमें भी बहुत जगह उपयोग में आता है। सुभाष दीक्षित जी हमारे शहर के हैं और बहुत सारी इन्होंने यात्रा भी की है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत आपने। बहुत जगह गए हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो लोगों को सिखाते हैं। अभी हमने 2018 में
नौकरी से निवृत्त हो गए हैं। घर में रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते हैं। यूट्यूब में भी कुछ एक चैनल में कभी कभी कुछ गाने आने बजा लेते हैं। कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं, हमारे एक विद्यार्थी अभी बैठे हुए हैं, इनसे भी आप कुछ पूछ सकते हो अगर पूछना है। ये हमारे पास सीख रहे हैं अभी। सुभाष जी, वायलिन सीखने की जो शुरुआत होती है, तो इसका क्या शुरुआत में किस तरीके से कोई बच्चा अगर आपके पास आता है तो क्या करना हाँ, है? सबसे पहले हम इनको स्ट्रिंग्स पे बो चलाना सिखाते हैं। वो चलाना सिखाते, क्योंकि ये क्या है कि 4 तार हैं केवल, और इन चारों तारों में देखो आप, ये 4 तार हैं, इसमें केवल ये ब्रिज लगा हुआ है। जी जी। इस ब्रिज के बीच से अपने को काम करना है, ये दोनों तारों का बैलेंस बना के और दूसरे तारों में टच ना हो, इस ढंग से बजाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बोइंग चलाइए, फिर स्वर अलंकार, फिर उसके बाद राग और गाने वगैरह प्रैक्टिस जो जैसा कर लें। तो दोस्तों, ये चर्चा सुभाष दीक्षित जी से, निस्संदेह वे एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत विनम्र हैं और सिखाने में उनको बड़ी रुचि भी है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। आगे भी हम सुभाष जी से चर्चा करेंगे और वायलिन की बारीकियों के बारे में भी समझेंगे। धन्यवाद।